अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो कानून की किताब में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुला उसे राइट देती है उनकी उसके खिलाफ आवाज उठाने का, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे इस यहाँ का कोई भी मिनिस्टर ही क्यों ना। प्रॉब्लम क्या है, पुलिस वालों को जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना था, जैसा कि फसाद की जड़ तो नवीन है, तो उसको चाहिए था सारे डीजीएलडी और केजीएलडी के मामले में जो बेकसूरों को उठा के यूएपीए इन्वोक किया गया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स चाहे तो पुलिस चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको यूएपीए में लगा सकते थे। बॉडी वारंट के नाम पर गिरफ्तार करना यह कहां तक सही है? ये सही नहीं, ये आदत नहीं, फितरत है पुलिस की। ये जन्म से मतलब जो जब से प्रैक्टिस करती नहीं उनकी फितरत आ जाती है। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली में अहानत रसूल के सिलसिले में एक तशद्दुद भड़क उठा था और उस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था नवीन नामी शख्स। और फिर उसके बाद कई बेकसूरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर यह इल्जाम आयद किया गया कि पुलिस रातों में घरों के दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल होती है और बेकसूरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आज भी कई ऐसे खानदान हमारे सामने मौजूद हैं जिनके घरों का साया उड़ गया है और वो पाई पाई को तरसने पर मजबूर हैं। इन दिनों नवीन की जमानत मंजूर हो जाती है और बेकसूर आज भी जेल की काल कोठरी में बंद हैं। इन कानूनी नुकात को जानते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं शहर के एक मारूफ वकील मोहतरम सिराजुद्दीन अहमद, जो इस पूरे मामले पर शुरू से नजर रखे हुए हैं और बेकसूरों की रिहाई के सिलसिले में भी आपकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। मोहतरम सिराजुद्दीन साहब से पूछते हैं किन कानूनी नुकात की बुनियाद पर नवीन की जमानत मंजूर हो जाती है और बेकसूरों को आज भी गिरफ्तार क्यों रखा गया है। जी, इस्तकबाल है सिराजुद्दीन साहब आपका। जैसा कि आपके सामने मंजर है कि नवीन की जमानत मंजूर हो जाती है जी, और बेकसूर आज भी काल कोठरी में बंद हैं, तो कानूनी नुकात इस सिलसिले में क्या है? जहां तक ये जो नवीन की जमानत की बात है, उसे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस तो कोई डालेगे नहीं थे। सेक्शन 153 है, 295, ये सभी सैंक्शन की जरूरत है। अगर सैंक्शन गवर्नमेंट दे भी देती तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट की तो 3 इयर्स है। अब जब सारा जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है ये सारा पुलिस के ऊपर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करके रिकॉर्ड कोर्ट में प्रोड्यूस करती है उन रिकॉर्ड के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है। अभी किसी को रिकॉर्ड में बता उसके अंदर एलिगेशन कम करता है तो जाहिर सी बात है जब ऑफेंसेस आर पनिशेबल नॉट मोर देन 3 इयर्स रहे तो उसे सेशन कोर्ट में भी जमानत मिल जाती है, हाई कोर्ट को जाने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ की जो हालात को मद्देनजर रखते हुए या जो लोअर कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है या सेशन से, उन्होंने तो बेल रिजेक्ट किया। अब जेके हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने कुछ एरर तो नहीं किया, बट द ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट में जैसे केसेस में भी बेल दे देते हैं, तो उसमें ये नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पुलिस वालों को जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना था, जैसा कि फसाद की जड़ तो नवीन है, तो उसको चाहिए था सारे डीजीएलडी और केजीएलडी के मामले में जो बेकसूरों को उठा के यूएपीए इन्वोक किया गया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स चाहे तो पुलिस चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको यूएपीए में लगा सकते थे। क्यों? सारी फसाद की जड़ियां थी। अब जब यूएपीए अगर कोई पुलिस कोई सेक्शन नहीं डालती तो उनको सवाल करने वाला कोई नहीं है। वो डिपार्टमेंटल हेड, वो कमिश्नर होगा, होम मिनिस्ट्री होगी, उनको सवाल करने में अगर वो बोलते हैं, सारा सिस्टम एक गवर्नमेंट से चलता है जो सिटिंग गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। अगर वो बोलते हैं तो पुलिस को छोड़ दो तो छोड़ देते, डाल दो तो डाल देते हैं। ऐसा बेकसूरों को यूएपीए इन्वोक कर दे जो यूएपीए लगता ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या पुलिस की ये दोगली पॉलिसी बोलेंगे या पुलिस की प्रेशर में आकर पॉलिटिकल प्रेशर की बेस पर इस तरह के इकदाम किए हैं? देखो, पुलिस आके हॉनेस्टी से काम करती है। उनको घुमाने वाला, नचाने वाला, उनको डायरेक्शन करने वाला एक होता है, वो होती है गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट होती है। जैसा सिटिंग गवर्नमेंट बोलती है उस हिसाब से करता है कि अगर गवर्नमेंट बोलती है बेकसूर को उस बड़े को छोटा बना दो, छोटे को बड़ा, क्योंकि वो उनके अंडर में रहते हैं ना। अभी ये नवीन जो सिटिंग एमएलए का नेफ्यू है, उसका भांजा है,
अगर गवर्नमेंट जैसा कि हमारे हॉनरेबल मिनिस्टर अशोक कुमार उस टाइम पे डीजीएलई आर अशोक आए थे, डीजीएलई केजीएलई को विजिट किया उस दिन रात में, तभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इनको सब टेररिस्ट एक्टिविटीज में डाल देंगे बोल के। कभी उनसे जबान में यह नहीं आया कि ये सारी फसाद का जड़ जो ये है, चाहे उसने पोस्ट, जैसा कि कोर्ट ने फाइंडिंग दिया, उसने पोस्ट किया था, जैसे ये मामला हुआ उसने पोस्ट को विड्रॉ किया, तो कैसे भी पोस्ट करो उसके अंदर ऑफेंसेस आईपीसी और आईटी सेक्शन के अंदर जितना ऑफेंस है उससे ज्यादा तो सजा भी नहीं दे सकते, जितना सेक्शन डालना था उतना ही डाले। अभी जो गलाटा हुआ जो हुआ उतना सेक्शन 307 147 149 जितना डाल देते तो ठीक था। जो गलती किया बेकसूर जो कसूरवार हैं उनको भी जितनी सजा मिलनी थी यूएपीए लाने की जरूरत नहीं थी। जैसा उन्होंने एडिशनली एक इंटेंशनली यूएपीए इन्वोक किया, पुलिस ने नहीं, जो गवर्नमेंट की प्रेशर से, ऐसा उसको भी गवर्नमेंट की प्रेशर से, अपोजिशन की प्रेशर से, या पुलिस भी कुछ सैंक्शन के लिए उन्होंने लेटर तो दिया था लेकिन गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं कर रहा। सैंक्शन कर भी देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको यूएपीए में इन्वोक करना था। शुरू से इस मामले को पूरी तरह सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की जानिब से हैंडल किया जा रहा है। सवाल यह है कि पूरी तरह जब पूरी मिल्लत एडवोकेट फ्रंट पर डिपेंड थी तो कम से कम फ्रंट वालों की तरफ से एक सवाल उठाया जाना चाहिए था कि नवीन पर कौन से सेक्शन डाले गए हैं और इस सिलसिले में अवामी सतह पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं। इस तरह की कोई पहल हमारे सामने नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की जानिब से जैसी सख्ती के साथ मामले को हैंडल करना चाहिए था, वो सख्ती में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है। आपका सवाल भी अच्छा है। देखो अभी यहाँ पे एक माहौल ऐसे क्रिएट हो गया था कि यहाँ पे सारे शहर में एक फियर का माहौल, घबराहट का माहौल आ था। कहाँ पे मुसलमान जो भी मिलता है, कोई काम को जाने वाला है, कोई उसके अंदर कनेक्टेड भी नहीं है, कोई कनेक्टेड है, उनको उठा के जेल को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो अरेस्ट स्टॉप करने के लिए एक पीएल डाला गया था, एक कमिश्नर ऑफिस में अपील किया गया था, सारी मिल्लत के एडवोकेट्स और सारे उलमा सब लोग अपील किए कमिश्नर ऑफिस में जाके कमिश्नर को कि ये स्टॉप करो। तो ऐसे माहौल में हम लोग ये सेकुलर एडवोकेट फ्रंट हो या इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स हो या कौमी वहां के रहबर हो या उलमा हो, जो भी है, जो सोशल वर्कर है, ये सब क्या कर रहे थे, जो फिलहाल जो अरेस्ट है उनको स्टॉप किया जाए, उनके रिहाई के सिलसिले में थे और ये इंतजार कर रहे थे कि रिमांड एप्लीकेशन है, किस किस को कहां कहां अरेस्ट किया गया है पता नहीं था। हमारे भाई बरीद एडवोकेट ने वहां पे इसमें हाईकोर्ट में पीएल डाला, डिस्प्ले दी नेम्स करके बोल के, फिर भी वो नाम निकले, किसको कौन से सेक्शन में कौन सी जेल को किधर भेजा गया था ये पता नहीं था, इसी में वक्त चला गया। हाँ, ये इसके मामले में कोई आवाज नहीं उठाया क्योंकि उधर तवज्जो नहीं गई। मुस्तकबिल में क्या स्टेप लिया जा सकता है अवामी सतह पर पब्लिक की तरफ से? पुलिस की जो दोगली पॉलिसी थी, जो डबल गेम की थी पुलिस की जानिब से हुआ है, उस सिलसिले में अवामी तौर पर क्या इकदाम हो सकते हैं? देखो, पब्लिक की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है अभी भी, जैसा कि किसी के पास एविडेंस है उनको घर से पकड़ लेके गए, किसी के पास सीसीटीवी फुटेजेस है, किसी के पास सबूत है कि वो उस टाइम पे वहां पे नहीं था, दुकान में था, ऐसे चीज देके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो एनआईए ले रही है उनको पोस्ट के जरिए से भी पहुंचा सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, एट द टाइम ऑफ ट्रायल जब ये पुलिस वाले जो एविडेंस नहीं देते, ठीक से एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उस टाइम पे हम लोग डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल के उनको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और एक मामला यहाँ पे एनआईए पे आके खड़ा है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने के बावजूद, वो एक हॉनेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने के बावजूद वो क्या करेगी, उसमें छानेगी वेदर एक्चुअली ये इसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है करके बोल के। हम सबको एक उम्मीद है कि चार्जशीट फाइल करने के टाइम पे कई बेकसूर उसमें से निकाले जाएंगे। चार्जशीट के दाखिल होने में ताखीर का सबब क्या है? लेट होने की वजह क्या है? चार्जशीट दाखिल होने में लेट बोले तो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया है, बहुत बड़ा ये है वो क्राइम सीन है और उसके अंदर ज्यादातर लॉस भी हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वक्त चाहिए। उनको 90 डेज के अंदर अगर चार्जशीट डालते हैं तो, नहीं तो इंटरिम चार्जशीट डाल के फिर कोर्ट के पास वो परमिशन ले सकते हैं कि वी नीड ए टाइम स्टिल मोर फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि विटनेसेस ज्यादा होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम होते हैं। सारा सबूत एक टाइम डालना, एक टाइम चार्जशीट हो जाने के बाद फिर वो नहीं डाल सकते, इसलिए फिर 178 173 8 में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुकम्मल चार्जशीट बनाने के लिए उनको वक्त लगता है। तो पुलिस का जो रवैया हो रहा है, अगर किसी की बेल मंजूर हो जाती है और उसे एक्सेप्ट करने के बाद उसके रिलीजिंग का ऑर्डर करीब आता है, तो ऐसे मौके पर बॉडी वारंट के नाम पर फिर दोबारा पुलिस
परेशान कर रही है, ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए हैं। तो पुलिस की ये कोई दुश्मनी कहेंगे या पुलिस वाकई लीगल तौर पर काम कर रही है, इसे आप कानूनी तौर पर क्या नजर से देखते हैं? ये सवाल तो बिल्कुल सही सवाल। ये पुलिस जब एक केस में अरेस्ट बताया जाता है तो उसको जब रिलीज होता है तो उसको बॉडी वारंट इश्यू करते हैं। ये किसी का मामला नहीं, ये पुलिस का मामला है। ये पुलिस दुश्मन है की निभाती है। क्यों निभा रही है? गलत करना नहीं करना था, गलत कर दिया। पुलिस स्टेशन को हाथ नहीं लगाना था, पब्लिक सर्वेंट को नहीं करना था, वो कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर 1 से 4 केस डाले। जब एक केस में अरेस्ट बताया गया है, वो भी यूएपीए में बताया, 39307 में दिखा, सब बताया। ये कि एक शख्स पर तकरीबन 7-7, 8-8 FIRs भी दाखिल किए गए हैं, वहां से रिलीजिंग के बाद फिर दोबारा बॉडी वारंट के नाम पर गिरफ्तार करना, यह कहां तक सही है? ये सही नहीं, ये आदत नहीं, फितरत है पुलिस की। ये जन्म से, मतलब जो जब से प्रैक्टिस करती नहीं, उनकी फितरत आ जाती है। कभी एक केस में डालते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई रिलीज हो रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन, हम इतना इन्वेस्टिगेट करके उसको पकड़ते हैं, ये आसानी से कोर्ट छोड़ रहा है, आसानी से बाहर आ रहा है, तो चलो उसको एक रिमांड डाल के उसको एक ही इज रिक्वायर्ड इन अनदर केस करके बोल के रिक्विजिशन देते हैं, बॉडी वारंट का, बॉडी वारंट इश्यू हो जाता है। वो तो प्रूव होता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल, 4-5 साल लग जाते हैं। 2 लाइन लिख के एक साइन कर दिए, बस उसको प्रूव करने के लिए 4-5 साल हो जाते हैं। पुलिस वालों की आदत नहीं, फितरत है कि एक आदमी के ऊपर 5-10 केस डालते रहो। जरूर होती है। नवीन के ऊपर भी डाल सकते थे ना, उन्होंने 190, 153, 295 में डाल दिया, उसको आईटी एक्ट में डाल दिया। उस पुलिस वालों को मालूम है जबकि ये 3 इयर्स से ज्यादा खड़ेगा नहीं, तो उसको मेन अक्यूज, कॉन्स्पिरेसी में मेन अक्यूज करके बोल के यूएपीए उसको भी इन्वोक कर सकते थे, नहीं करे। एक पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरा पुलिस वालों को ये करना चाहिए कि वहां के एक मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा करे। ये इसलिए किया है। तो मुसलमानों में जो खौफ है, उस सिलसिले में हमारी तंजीमें भी वो खौफ दूर करने के सिलसिले में कोई ठोस इक़दाम नहीं उठा रही हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम से उसका ताल्लुक हो। वहां के लोगों में जो खौफ है और पुलिस के नाम से जो खौफजदा महसूस हो रहे हैं, इस सिलसिले में अब तक वो खौफ दूर करने के सिलसिले में कोई तंजीम आगे नहीं बढ़ी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप तंजीमों को? देखो, खौफ किसी का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरीबडी हैज ए फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ टू लिबर्टी, सब कुछ है। डरने की किसी को बात नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो कानून के मुताबिक उसको सजा देता है। ये खौफ जो बिठाना है ना, ये जरूरत नहीं है। ये लोगों के अंदर खौफ बैठा है। जो अक्यूज्ड को जो हक दिया जाता है, आम इंसान, थोड़े फंडामेंटल राइट्स उसके थोड़े सस्पेंड होते हैं वो अक्यूज्ड होने की वजह से, बाकी सब फंडामेंटल राइट्स बराबर होता है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो कानून की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुला उसे राइट देती है उसके खिलाफ आवाज उठाने का, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे इस यहाँ का कोई भी मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर कोई गलती हो उसके लिए उसको एलिगेशन, यानी कि उसका एक, अगर मैं एक गलती करता हूं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, पहले मेरी गलती को प्रूव करना, उसका सबूत होना, कंप्लेंट को लॉन्च करें। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करते हैं, पुलिस हो, वो क्या करती है, सचमुच में अगर वो कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज करने से पहले सचमुच में उसको जांच करेगी कि सचमुच में ये ऑफेंस किया है क्या बोल के। अगर किया है तो एफआईआर करेगी। अगर खामोखा आप मेरे ऊपर एक कुछ भी कंप्लेंट लिख देंगे तो मैं उसे सहाता हूं, मैं केस डाल के चला जाऊं, फिर ये गलत बात है। जुल्म सहने से ज्यादा, जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहना भी, उसके जुल्म भी सहना गलती है ना। तो कानून जब खुला है, सबसे पहली बात, हमारे पास कानून के हथियार हैं, वो हमारे लोगों के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। ये जानकारी के लिए इसीलिए एजुकेशन को हम लोग आम करें, एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो हमको मालूम पड़ता है। हर इंसान को अपना हक क्या क्या है वो मालूम करना चाहिए। हर घर में ये चीज मालूम होना, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हर इंसान को ये इंडियन कानून क्या क्या फंडामेंटल राइट्स देता है बोल के। प्रेजेंट पोजीशन में लोग जो जिनके रिश्तेदार बेकसूर तौर पर मुक़य्यद हैं, कैद किया गया है, वो क्या स्टेप ले सकते हैं और उनके लिए क्या बेहतर कदम हो सकता है? देखो, बेहतर कदम यह है, अगर किसी के पास सबूत है, जिस दिन केजीएलई में, डीजीएलई में जो राइट्स हुए थे, जिस दिन ऑफेंस हुआ था, उस दिन एग्जांपल उनका बच्चा उस दिन वो मौजूद नहीं था, कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहा था, वहां की सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करे, यानी तो उस दिन की बस की टिकट्स कलेक्ट करे, यानी तो वो कुछ ना कुछ उनके पास सबूत होगा।
जो उस टाइम ऑफेंस में, वो देने के बाद अगर कि कोई नहीं लेता, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं लेती, एनआईए नहीं लेती, एनआईए के डायरेक्टर को लिखो एक लेटर लिखो, वो एक सीडी डालो, ये मेरे पास सबूत था, एनआईए को डायरेक्ट रजिस्टर पोर्ट के जरिए से करो, एक सीधी कॉपी सीसीएच 50 को जो कंसर्न कोर्ट है उसको भेजो, एक कॉपी रजिस्टर जुडिशियल को हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक को भेजो, एक अपने अपने पास सेफ रखो, वो रिसीव करने के पास उनके पास एक्नॉलेजमेंट रहेगा। अगर वो यूज नहीं आया फिर भी उनके बच्चे को चार्जशीट में डालते हैं, इट विल बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो उस बेस के ऊपर हम लोग जब चार्जशीट डालते हैं कि ये बेकसूर है, ये हमारे पास इसका एविडेंस है, डिफेंस एविडेंस लीड करके उसको डिस्चार्ज के लिए भी डाल सकते हैं, उसको बेल के लिए भी डाल सकते हैं, आगे जाके ये पड़ेगी। क्योंकि ये पूरा मामला कानूनी दायरे में आता है और कानूनी नुकात जानने के लिए आप जैसे वकला ही इसकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, उनके गाइडेंस कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपकी पूरी सपोर्ट रहेगी ऐसे लोगों के लिए। जरूर, देखो हमारी आखिरी सांस तक ये तो मेहनत है कि जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दिया है, कुछ ना कुछ जरूरत को हमें दिया है, उसका हम अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ये मुकाम पे खड़ा है। जब इसका इस्तेमाल हमें नहीं करेंगे तो अल्लाह के पास भी पूछ होगी, और ये हमारा फर्ज भी बनता है। अब जो ऐसे हालात में अगर हम लोग, हमारे जैसे वकील लोग, वकला काम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? हमारी जरूरत है कौम के लिए, हमको करना जरूरी है, हमारा फर्ज है। अगर हमें नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारी पूछ पकड़ करेंगे। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम सिराजुद्दीन साहब, जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ कानूनी नुकात को सामने रखा और लोगों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसका पूरी तरह पर्दाफाश करने में अपना रोल निभाया है। अब देखना यह है कि लोग अपने मालूमात की बुनियाद पर और अपने नॉलेज की बुनियाद पर अपने जिनको मुक़य्यद कर दिया गया है, क़ैद कर दिया गया है और उन बेकसूरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस सिलसिले में क्या इक़दामात अपनाते हैं। बेंगलोर से इब्राहिम नफीस की रिपोर्ट। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।